आज की चर्चा का प्रमुख विषय है सतत विकास एवं आर्थिक मुद्दे से जुड़े हुए जो पीटी के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष 17 सतत विकास एवं 169 लक्ष्यों की घोषणा की गई थी। तो पहला है 2014, दूसरा 2015, तीसरा 2016 और चौथा 2017। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 2015 को, जो इसके प्रमुख 17 लक्ष्य सतत विकास के निहित किए गए थे और 169 जो संकेतक हैं उनको चिन्हित किया गया था। 2000 के बाद से ही वैश्विक पर्यावरण समस्या, आर्थिक समस्या को देखते हुए सतत विकास की संकल्पना का विकास हुआ और इसे यूनाइटेड नेशन के माध्यम से विश्व के सभी राष्ट्रों को एक प्रस्ताव दिया गया कि इससे जो निश्चित जो लक्षित सतत विकास के जो संवेदक हैं उनको पूरा किया जाए और इसके लिए सभी राष्ट्र प्रयास भी कर रहे हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन 2015 सही है। अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य का प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तावित किया गया। तो ये एक अलग मुद्दा है कि सतत विकास लक्ष्य का प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तावित किया गया। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 2011, दूसरा 2012, तीसरा 2013 और चौथा 2014। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 2012, क्योंकि इससे जो पहले प्रश्न जो पूछा गया है कि किस वर्ष घोषणा की गई, तो घोषणा 2015 में हुई थी, लेकिन इसे जो प्रस्तावित किया गया था यूएन के द्वारा जो रियो 20 में था, ये 2012 में किया गया था। तो इस प्रकार के ट्विस्टिंग प्रश्न आते हैं, कभी कभी मन में हमारे बैठे रहता है कि 2015 में प्रस्तावित किया गया लेकिन वो घोषणा की गई थी, लेकिन प्रथम बार जो प्रस्ताव में आया तो 2012 में ये बात आई थी। तो इसका दूसरा ऑप्शन 2012 सही है। अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्यों में कौन सा नहीं है। तो पहला गरीबी समाप्ति, दूसरा भुखमरी समाप्ति, तीसरा मजबूत लोक प्रशासन और चौथा स्वच्छ ऊर्जा। तो जो इसका तीसरा ऑप्शन है मजबूत लोक प्रशासन, वो इसके तहत नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है मानव संसाधन, पर्यावरण, आर्थिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे से ही जुड़े हुए अधिकतर जो है लक्ष्य हैं। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आप इसको चिन्हित कर सकते हैं। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है मजबूत लोक प्रशासन वो सही है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो पहला किसानों को आकर्षक मूल्य मिले, दूसरा इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो, और तीसरा इस योजना में लाभ कमाया जाए, और चौथा बफर स्टॉक नियंत्रित करना। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है कि इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो, क्योंकि हम सब्सिडी का जो भार होता है उसको जब कम करना चाहेंगे तो पीडीएस में हम अनाज के दाम को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार के हम जो है नियंत्रण को हम करते हैं। तो ऐसे भी व्यवहारिक प्रश्न आते हैं। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने को क्या कहते हैं। तो पहला नीति कटौती, दूसरा सांकेतिक कटौती, तीसरा आर्थिक कटौती और चौथा आधारभूत कटौती। तो प्रस्ताव है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है इजी क्वेश्चन है, नीति कटौती प्रस्ताव सही है। जब सांकेतिक होता है तो उसमें 100 रुपया से कम किया जाता है, और जब मितव्ययता कटौती होती है तो कुछ कम किया जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है नीति कटौती वो सही है। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा की अपेक्षा राजस्व घाटा सदैव रहेगा। पहला कम, दूसरा अधिक, तीसरा समान, चौथा बहुत अधिक। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कम रहेगा, क्योंकि हमेशा जो है वो राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा से कम होता है। जैसे अभी वर्तमान में 3.5 राजकोषीय है तो 2.7 राजस्व है। तो ये आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विपणन संस्था है। तो पहला सेबी, दूसरा सीबीआई, तीसरा जेपीएससी, चौथा सेल। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा सेल, क्योंकि विपणन जो है वो ऐसे साधारण शब्दों में हम मार्केटिंग उसको समझते हैं, कभी कभी हिंदी समझ में नहीं आता है। तो चूँकि सेबी जो है वो पूंजी बाजार से रिलेटेड एक नियंत्रणकारी टूल्स है सरकार का, सीबीआई भी सरकार का टूल है, जेपीएससी भी यह है लोक सेवा आयोग से संबंधित है, परंतु सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो
इसका विपणन का काम करती है, जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांगों को पूरा करती है। तो इसका चौथा ऑप्शन सेल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस का निर्माण सबसे अंत में हुआ? तो पहला ICICI, दूसरा IDBI, तीसरा SIDBI और चौथा SEBI। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है SIDBI, क्योंकि SIDBI 1990 में बना। ICICI को अगर हम देखें तो 1955 में वो बना और 95 में बैंक बना, लेकिन ICICI को अगर देखा जाए तो 1955 वो सही है। IDBI 1964 में बना और SEBI 1988 में। तो इस प्रकार जो तीसरा ऑप्शन SIDBI सही है। किस कंपनी में, अगला प्रश्न है कि किस कंपनी में डिबेंचर धारक उसके, किसी कंपनी में डिबेंचर धारक उसके पहला शेयर धारक होते हैं, दूसरा लेनदार होते हैं, तीसरा देनदार होते हैं और चौथा जो है निदेशक होते हैं। तो जिसका दूसरा ऑप्शन है लेनदार होते हैं, क्योंकि डिबेंचर जो है वो ऋण पत्र है, एक ब्याज दर पर दिया जाता है। तो ये एक जो डिबेंचर धारक है वो लेनदार होते हैं। अगला प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में कौन सा मंत्रालय शामिल नहीं है? तो पहला महिला बाल विकास मंत्रालय, दूसरा परिवार कल्याण, तीसरा मानव संसाधन, चौथा सामाजिक अधिकारिता। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा सामाजिक अधिकारिता, क्योंकि ये तीनों मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था हरियाणा से, जहाँ जो लिंगानुपात की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए सशक्तिकरण से संबंधित जो योजना चलाई गई, तो उसमें सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय नहीं था। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि आवर कॉमन फ्यूचर नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला बर्टलैंड, दूसरा बराक ओबामा, तीसरा नॉर्मन बोरलॉग और चौथा मेनका गांधी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है बर्टलैंड, क्योंकि बर्टलैंड रिपोर्ट का संबंध जो है वो सतत विकास से है। और इस बुक आवर कॉमन फ्यूचर में, जो कि 1987 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में चर्चा में आई, इसके माध्यम से बर्टलैंड कमीशन भी बैठा, जो बहुत से मूलभूत इसके संबंधित जो है प्रस्ताव दिए गए। उस समय एक नई संकल्पना थी, जो कि हमारे आगे के जो फ्यूचर है उसके लिए संसाधन को बचाने का एक दृष्टिकोण तैयार किया गया और उससे सांख्यिकी रूप देकर भी समझाया गया था। तो एक महत्वपूर्ण ये पुस्तक भी है जिसका संबंध बर्टलैंड रिपोर्ट से है। अगला प्रश्न है कि वेयर ग्रेटर कंजप्शन टुडे इम्प्लाइज लेस कंजप्शन टुमारो। इस कथन को किस व्यक्ति ने चर्चा में लाया? तो पहला डेविड रिकार्डो, दूसरा रूसा, तीसरा कीन्स, चौथा लूथर। तो ये पहला ऑप्शन है डेविड रिकार्डो, क्योंकि ये सतत विकास और अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक्स मुद्दे को जोड़कर एक स्टेटमेंट है, जो कि काफ़ी चर्चित स्टेटमेंट है और इसके पीछे बहुत सारे थेसिस हुए कि वेयर ग्रेटर कंजप्शन टुडे इम्प्लाइज लेस कंजप्शन टुमारो। तो डेविड रिकार्डो का अगर आप इतिहास पढ़िएगा तो एक यूके के जो हैं वो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जो 1810 के आसपास इन्होंने एक सिद्धांत दिया। उस समय ये विचारधारा आ गई थी कि हमें संसाधनों को आगे के लिए बचाना पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था संसाधन के दोहन, उत्पादन, मार्केटिंग इस पर निर्भर करता है, लेकिन उसको बचाने का जो है प्रयास आगे के लिए उसको सोचना चाहिए। कोई भी इकोनॉमिक्स इस पर इम्प्लाई करता है कि कैसे भी हमें उसे बेचकर लाभ कमाना है, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण होती है कि हम उसे आगे के लिए बचा के रखें। हो सकता है 100 साल के लिए, 2 साल के लिए, 200 साल के लिए। तो किसी भी चीज़ का जो डिपॉजिट होता है, चाहे वो संपत्ति हो, सोना हो, खनिज हो, उसका एक अपना लाइफ है और वो धीरे धीरे डिके करता है। बहुत ही ऐसी कम शक्ति है प्रकृति में जो कि रिन्यूएबल है, नवीकरणीय है। ऐसे में परंपरागत स्रोतों को बचाने का जो है दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ये जो कथन है वो पहला डेविड रिकार्डो सही है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक सतत विकास सम्मेलन फरवरी 2021 में शुरू हुआ है, यह कितनवां एडिशन था? तो पहला 20, दूसरा 21, तीसरा 22, चौथा 24। तो आसान प्रश्न है, क्योंकि पहला ये 20वां एडिशन था, 20वां सम्मेलन था, नई दिल्ली में ये हुआ और इसे हमने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसे ऑनलाइन संबोधित किया और इसमें जो है टेरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे हम इसकी चर्चा प्रश्न के रूप में करेंगे। अगला प्रश्न है कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या है, यानी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या है? पहला सतत विकास का हितैषी, दूसरा सतत विकास का विरोधी, तीसरा
सतत विकास की तकनीकी शब्दावली और चौथा मानव विरोधी सिद्धांत। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है सतत विकास विरोधी। क्योंकि इस प्रकार की जो शब्दावली है, चाहे वो नई हो पुरानी हो, बहुत से कॉइन किए जाते हैं नए, उस पर जो है प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। तो ये तकनीकी मुद्दा हो जाता है। क्योंकि जब हम एंथ्रोपोसेंट्रिज्म की बात करते हैं तो ये ऑर्थोडॉक्स रिलीजन से हमारे संबंधित है, जहाँ ये विचारधारा सामने आती है कि मानव जो है वो सबसे ऊंचा है, सबसे एपेक्स पर है और वह प्रकृति की हर चीज़ों का दोहन कर सकता है मानव सभ्यता के लिए, चाहे वो नष्ट भी उसे करना पड़े, वो नष्ट भी कर सकता है। तो एक विचारधारा है जो कि हमारे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन से भी जुड़ी हुई है, पुरानी विचारधारा है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जो है वो एक प्रकार से सतत विकास का विरोधी है, क्योंकि वो हितैषी बातों को नहीं लाता है सामने। वो इस बात पर जोर देता है कि मानव कल्याण के लिए भी किसी भी चीज़ को नष्ट किया जा सकता है। यानी ये बात अगर कह दी जाए कि नहीं, बचाने का भी प्रयास करना चाहिए, तो फिर लोगों में जो है इसके पीछे अनुपालन में जो है वृद्धि हो सकती है। तो इस प्रकार के जो नए शब्दावली हैं उसे हमें समझने का, अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन सतत विकास के विरोधी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सतत विकास इंडेक्स से है। तो पहला हेनरिक इंडेक्स, दूसरा लोअर इंडेक्स, तीसरा ग्रीन इंडेक्स और चौथा अल्फा इंडेक्स। तो पहला जो इसका सही ऑप्शन है हेनरिक इंडेक्स, क्योंकि बराबर ये चर्चा में रहता है। तो एक प्रकार का सूचकांक है जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमें कितनी चीज़ों को बचाना है, कितनी चीज़ों पर दोहन कम करना है। तो इस प्रकार के इंडेक्स तैयार इसलिए होते हैं कि हमें यह पता चले कि हम कितनी मात्रा में किसका दोहन कर रहे हैं, हमें उस पर नियंत्रण। एक प्रकार से अगर व्यवहारिक रूप में उसे समझें तो एक जब हम मोटरसाइकिल होता है या कार होता है, एक्सेलेरेटर को जब बढ़ाना होता है तो हम उससे दबाते हैं अधिक, और कम करना होता है तो ब्रेक क्लच का यूज़ करते हैं। तो एक प्रकार से ये कंट्रोलर है। तो हमें इंडेक्स के रूप में मीटर में दिखता है कि 70 का स्पीड है, 80 का स्पीड है, तो उसके अनुसार रोड के अनुसार हम उसको यूज करते हैं। तो ये काफ़ी चर्चित इंडेक्स है हेनरिक इंडेक्स। तो पहला इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि सतत विकास लीडरशिप अवार्ड 2021 में किसे दिया गया। पहला शिंजो अबे, दूसरा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, तीसरा गयूम और चौथा जेफरी सास। तो ये काफ़ी आसान फैक्चुअल प्रश्न है। चौथा इसका जेफरी सास जो अमेरिका के हैं, उन्हें यह दिया गया है इस वर्ष का। और शिंजो अबे, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और गयूम, ये तीनों को भी मिल चुका है इससे पहले। 2005 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो सतत विकास सम्मेलन जो यूएन द्वारा होता है उसमें प्रमोट करने के लिए नई दिल्ली में ये अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है कि टेरी यानी TERI कब बना। पहला 1985, दूसरा 1974, तीसरा 1961 और चौथा 1955। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 1974 सही है। तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो ये भारत सरकार का जो है प्रमुख एक इंस्टीट्यूट है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। और इसके माध्यम से जैसे वैश्विक सतत विकास सम्मेलन जो हुआ वर्तमान दिल्ली में, ये एक प्रमुख इसका मंच था, नई दिल्ली में ये अवस्थित है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 1974 सही है। अगला प्रश्न है कि गृह यानी GRIHA क्या है। पहला सस्ता घर, दूसरा महंगा घर, तीसरा सबसे अच्छा घर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है कि चौथा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इनहैबिटेड असेसमेंट। तो ये एक प्रकार से ग्रीन बिल्डिंग इसे हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन बिल्डिंग को डेवलप करने पर जोर दिया जाता है, या जो पर्यावरण हितैषी बिल्डिंग है जो कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, तो इस पर जोर दिया जाता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है पानी की पहुंच से दूर रहेगी। तो पहला 30%, दूसरा 35%, तीसरा 40%, चौथा 45%। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है 40% वो दूर रहेगी, क्योंकि जो मेजर भारत की 21 सिटीज़ हैं वो आस्ते आस्ते जो है पानी के अच्छी पानी जो स्वच्छ जल जो है पेयजल जिसे हम कहते हैं उससे काफ़ी दूर होते जा रही है। कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, नदियों का विलोपन हो रहा है, जो जलाशय हैं प्राकृतिक उसका विलोपन हो रहा है। ऐसे में पानी को रिचार्ज करने की क्षमता में कमी आ रही है, और जो नेचुरल वाटर रिसोर्स है उसे भी हमें जमा करने का दृष्टिकोण समाप्त हो रहा है। ऐसे तो
जो टाउन में जो घर का नक्शा पास होता है उसमें जरूरी है वाटर सेट करना, लेकिन लोग करते नहीं है उससे जल जमाव के लिए। तो ऐसे में आने वाले समय में 40% जनसंख्या स्वच्छ पानी से जो है वो काफ़ी दूर हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस शहर में कचड़े से सड़क का निर्माण किया गया है? पहला रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा जमशेदपुर, चौथा चाईबासा। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा जमशेदपुर में। तो जमशेदपुर में जो है वो जुबली पार्क के किनारे जो सरकारी जो आवास है वहाँ पर बोर्ड भी लगा है और सड़क से जो है पहला वहाँ ई वेस्टेज से इसका निर्माण भी किया गया है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है।